हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम की। आज का सेशन काफी खास रहने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट डे 3 पर। बीपीएससी बिहार कंप्यूटर टीचर की बात करें तो यहाँ कंप्यूटर का लेवल बढ़िया देखने को मिलेगा एग्जाम में। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, नो डाउट। जहां पर आपको एनसीईआरटी की 11th और 12th कंप्लीट सिलेबस कवर करना होगा। ग्रेजुएट लेवल से भी एडवांस लेवल तक आपको पढ़ना होगा। यानी कॉन्सेप्ट की बात करें तो हर एक कॉन्सेप्ट को मजबूती से आपको करना होगा, तभी एग्जाम में आप कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो वही कैंडिडेट्स जिन्होंने बहुत इन डेप्थ पढ़ा होगा, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक को पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, वही कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन ले पाएंगे। वैकेंसीज ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। आप में से कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेगा क्योंकि बहुत लंबे समय से आप इंतजार भी कर रहे थे इस पार्टिकुलर वैकेंसी की। तो चलिए, हम लोग ने अभी तक डे 1 और डे 2 में बेस्ट 25 क्वेश्चंस देखे, यानी 50+ क्वेश्चंस हम लोग अभी तक देख चुके हैं। और अगेन आज के सेशन में बेस्ट 25+ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। कैसे कंप्लीट प्रिपरेशन करें कंप्यूटर की, है ना, ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना होगा और उसके बाद उन टॉपिक्स को भी करना होगा जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि कई बार पैटर्न एकदम से बदल जाता है एग्जाम में। हम मान के चलते हैं कि इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, पाइथन, सी++, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, है ना, एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम जानते हैं यहां से क्वेश्चन काफी बनेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि पैटर्न एकदम से बदल दिया जाता है और उन टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं जिनसे कैंडिडेट अक्सर प्रिपरेशन करते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना होगा और साथ ही साथ उन टॉपिक्स पर भी वर्क करना होगा जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। कंप्लीट कंप्यूटर की तैयारी करने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर बैच में, जो कि हाल ही में स्टार्ट हुआ है 26 जून से। यहां पर आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं। डेली बेसिस पर मैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि हम लोग तेजी से अपने सिलेबस को ही कंप्लीट करवा पाए। इतना ही नहीं, सिलेबस के साथ साथ हम लोग मॉक टेस्ट पर भी जोर दे रहे हैं ताकि एग्जाम तक हम लोग हर एक टॉपिक को कई बार रिवाइज कर चुके हों, कई बार उनके मॉक टेस्ट को कर चुके हों। अगर आप भी शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं इस पार्टिकुलर बैच में। ये आपको कैसे मिलने वाला है और क्या क्या मिलेगा, एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा इस पार्टिकुलर बैच यानी कोर्स से कनेक्ट करने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कनेक्ट करने के लिए। या अगर आप इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर गिवन है, इस पर व्हाट्सएप करके भी आप हमसे डायरेक्ट अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मिल क्या रहा है, तो टॉपिक वाइज आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल। वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन से आप इस कोर्स में जुड़ेंगे उस दिन से 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको मिलेगा। एक गारंटी मेरी है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा जो इस कोर्स से बाहर हो। यानी कंप्लीट पढ़ाएंगे, जब हम कंप्लीट पढ़ाते हैं, है ना, तो कॉन्फिडेंस आपको पहले ही आ जाएगा कि सर ने सब तो पढ़ा दिया है, अब इसके बाहर एग्जामिनर पूछेगा तो कहां से पूछेगा। बस आपको कमर कसनी है और बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग एनालाइज करते हैं आज के सेशन से कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है। क्या जितनी तैयारी हम लोग कर रहे हैं क्या वो अप टू दी मार्क है, क्या ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए एक बार फटाफट पेपर के लेवल को चेक कर लेते हैं।
ये रहा वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, जिसका आंसर अनफॉर्चुनेटली काफी कैंडिडेट्स ने गलत किया है। इतना सरल क्वेश्चन और आंसर आपने गलत किया, ऐसा क्यों? जरा एक बार चेक करिए। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल पुट मच मोर एम्फेसिस ऑन टेस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल परीक्षण पर अधिक जोर देता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, एसडीएलसी में ऐसा कौन सा मॉडल है जो टेस्टिंग पर फोकस करता है? वाटरफॉल जो कि पहला मॉडल था, एजाइल मॉडल, रैपिड एक्शन डेवलपमेंट मॉडल या वीवी मॉडल? कैंडिडेट्स ने जो आंसर किया वो कहा रैपिड एक्शन, गलत है। वीवी मॉडल इज द करेक्ट वन। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल एकमात्र ऐसा मॉडल है जो टेस्टिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल, जिसको वीवी मॉडल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यहां तो आप गलत कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में हर एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है, और गलत करने का मतलब है कई सारे कैंडिडेट आपसे आगे निकल जाएंगे। याद रखिएगा, वीवी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछते हैं। तो पहले वी का मतलब होता है वेरिफिकेशन, जबकि दूसरे वी का मतलब होता है वैलिडेशन। जहां पर आप देख सकते हैं कि जब हम वेरीफाई करते हैं तो रिक्वायरमेंट डिजाइन, सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, मॉड्यूलर डिजाइन पर फोकस करते हैं। जब हम वैलिडेट करते हैं तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग पर फोकस करते हैं। तो इतनी जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा? वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल। और वैलिड का मतलब क्या है? हम किसी भी चीज को वैलिड कब बोलते हैं? जब उस पर टेस्टिंग कर लेते हैं, है ना, तो हम कहते हैं हाँ ये बढ़िया है। जब सचिन सर आपको पढ़ाते हैं और आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाते हैं, तो आप कहते हैं हाँ अब वैलिडेट हो गया कि जो भी सचिन सर पढ़ाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन फेज। समझ में आ गया? वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा। 25 में से कितना स्कोर किया आपने, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन के बाद कमेंट सेक्शन में। ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है डैश इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा डायरेक्टली टू मेन मेमोरी विदाउट यूजिंग सीपीयू। सीपीयू का उपयोग किए बिना डेटा को सीधे मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल आपने सही समझा। देखिए, वैसे तो सीपीयू का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि हम रोक देते हैं। हम कई बार क्या करते हैं, कंप्यूटर में सीपीयू को कहते हैं तुम बहुत खास हो, इसलिए तुम वही काम करो जो तुम्हारे लिए जरूरी है। जो बाकी के काम हैं, जैसे इनपुट को मैनेज करना, आउटपुट को मैनेज करना, वो सीपीयू को हैंडल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए कई बार डीएमए कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? डीएमए कंट्रोलर का इस्तेमाल, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। यानी सीपीयू को कहा जाता है ऐसा करिए आप आराम करिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत वर्कलोड है, तो आप वही काम करिए जो आपको दिया गया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी काम को किसको सौंप दीजिए? डीएमए कंट्रोलर को, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को। और इस फिनोमिना को बोलते हैं डीएमए कंट्रोलर। समझ में आ गया? या इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्लियर? नेक्स्ट। अब यहां पर हमने आपको समझाने की कोशिश भी करी है कि इस केस में क्या होता है। दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम डीएमए कंट्रोलर का यूज करते हैं तो यहां पर मास्टर और स्लेव दो चीजों के कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मास्टर मतलब जिसके पास पावर है, और स्लेव का मतलब जो काम कर रहा है। ठीक, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। कई बार ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट कहां पर यूज होता है। तो याद रखिएगा, इस केस में आंसर होगा डीएमए कंट्रोलर के केस में, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के केस में मास्टर और स्लेव के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट।
डैश मॉडल इज अ हाई स्पीड एडॉप्शन ऑफ द लाइनियर सीक्वेंशियल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डैश मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रेखिक अनुक्रमिक मॉडल का उच्च गति अनुकूलन है, हाई स्पीड। अब आपको यहां पर यह बताना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ऐसा कौन सा मॉडल है जो हाई स्पीड पर काम करता है, जो मॉड्यूल्स की स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है, जो सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ाता है। स्पीड का मतलब रैपिड करना, और रैपिड करने का मतलब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। देखो कई बार आपको क्वेश्चन से हिंट मिल जाती है, लेकिन हिंट भी आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्योंकि यहां दिया गया है हाई स्पीड। हाई स्पीड का मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। कितनी जल्दी हम डेवलपमेंट को फोकस कर रहे हैं, कितनी जल्दी मॉड्यूल्स या सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, ये बात कहां पर की जाती है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल में। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज कोहेशन इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। एनसीईआरटी के सिलेबस में अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है ये क्वेश्चन? सॉफ्टवेयर डिजाइन में कोहेशन क्या होता है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, पढ़िए और बताइए कि कोहेशन का मतलब सॉफ्टवेयर डिजाइन करते समय क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो वहां पर सबसे पहले सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको मॉड्यूल के नाम से जानते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की छोटी यूनिट क्या होगी, मॉड्यूल, और मॉड्यूल को मिलाने पर ही एक सॉफ्टवेयर बनेगा। तो इसका मतलब कि हर एक मॉड्यूल कितने एफिशिएंट मैनर में काम कर रहा है, इसी को बोलते हैं कोहेशन। तो कोहेशन का मतलब क्या हुआ? कोहेशन इज अ मेजर ऑफ फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉड्यूल ऑफ अ सॉफ्टवेयर। यानी कोई भी मॉड्यूल कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी कितनी मजबूत है, दैट इज कॉल्ड कोहेशन। समझ में आ गया? क्योंकि अगर मॉड्यूल्स अच्छे से काम करेंगे तभी तो जब हम मॉड्यूल्स को आपस में मिक्स कर देंगे तो एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, और वो सॉफ्टवेयर भी बढ़िया तरीके से काम करेगा। समझ में आया? वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following is not the correct characteristic of SSL? निम्नलिखित में से कौन सी सिक्योरिटी सॉकेट लेयर यानी SSL की सही विशेषता नहीं है, सही कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता नहीं है। अब SSL होता क्या है? हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी वेबसाइट पर शॉपिंग करते हैं तो HTTPS का साइन आता है, जहां HTTPS का मतलब कि उस पार्टिकुलर वेबसाइट ने एक सर्टिफिकेट लिया हुआ है जिसको बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट, यानी सिक्योर्ड सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। अब SSL को भी और एडवांस कर दिया गया है और इसको अब बोला जाता है TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। SSL और TLS ये दोनों ही OSI मॉडल में या TCP/IP मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो हेंस इट इज प्रूव्ड कि सिक्योरिटी के लिए SSL या TLS का इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा देखिए ऑप्शंस में, इट रिक्वायर अ सर्वर सर्टिफिकेट। क्या इसको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है? बिल्कुल होती है। इट ऑपरेट बिटवीन द नेटवर्क एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या ये नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में काम करता है? रुकिए, गलत है ये आंसर। ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा कि SSL और TLS ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, तो नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में तो काम करेगा नहीं, गलत हो गया। इट यूजेज अ डेडिकेटेड TCP/IP सॉकेट। क्या इसको ऑपरेट करने के लिए एक TCP/IP सॉकेट की रिक्वायरमेंट है? ये बात भी वैलिड है। इट ऑपरेट एट TCP/IP ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर कह रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, बिल्कुल सही। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि SSL और TLS दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं, तो इसका मतलब
जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये गलत है, ये इनकरेक्ट है, और यही तो पूछा गया था कि इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आया? बढ़िया तरीके से आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल सॉर्ट। आप लोग ने कई तरीके की सॉर्टिंग पढ़ी होगी, जैसे क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बाइनरी सॉर्ट। आपको यहां पर बताना है कि ऐसी कौन सी सॉर्टिंग होती है जिसे स्टेबल माना जाता है, जिसे बढ़िया माना जाता है, जिसे मोर एक्यूरेट माना जाता है, किस तरीके की सॉर्टिंग को बेस्ट माना गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज मर्ज सॉर्ट इज कंसीडर्ड एज द स्टेबल सॉर्ट या बेस्ट सॉर्टिंग। सॉर्ट करने का मतलब अरेंज करना होता है। हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, तो किस तरीके की सॉर्टिंग को बेस्ट माना गया है? द आंसर इज मर्ज सॉर्ट। नेक्स्ट, पोस्ट ऑर्डर बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल इज। हम जानते हैं कि बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ट्री ट्रेवर्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जबकि बहुत आसान भी है। ट्री को ट्रैवर्स करने का मतलब हर एक नोड को टच करना, दैट इज कॉल्ड ट्री ट्रैवर्सिंग, है ना, ये हम जानते हैं। अब यहां पर तीन तरीके की ट्रैवर्सिंग होती है, कौन कौन सी? प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, है ना, यही तीन तरीके हैं ट्रैवर्स करने के। या तो प्री ऑर्डर में कर देंगे जहां नोड पहले होगी, पोस्ट ऑर्डर में कर देंगे जहां नोड बाद में होगी, या इन ऑर्डर में कर देंगे जहां पर नोड को बीच में रखेंगे, और आसपास क्या होगा? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, है ना, यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर का मतलब नोड बाद में जाएगी, पहले लेफ्ट राइट होगा, तो लेफ्ट राइट और नोड, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। अगर आपने ट्री ट्रैवर्सिंग पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन को पहचान रहे होंगे, है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे याद रखना है इस क्वेश्चन को? इन ऑर्डर, इन मतलब होता है बीच में, तो यहां पर रूट कहां है? बीच में। जो सबसे टॉप वाली नोड है उसको रूट बोलते हैं, तो ये बीच में है। प्री ऑर्डर के केस में प्री मतलब पहले, तो रूट कहां आ गई? पहले, और फिर लेफ्ट राइट हो गया। पोस्ट ऑर्डर के केस में रूट कहां चली जाएगी? बाद में। पोस्ट का मतलब बाद में, तो रूट चली गई बाद में, और इससे पहले क्या आ गया? लेफ्ट राइट। समझ में आ गया? तो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। हाउ मेनी रूल डज डॉक्टर ई एफ कॉड प्रोवाइड्स विच क्वालिफाई अ डेटाबेस एज RDBMS? ई एफ कॉड कौन है? एडगर एफ कॉड, जो कि डेटाबेस के एक तरीके से फादर या फाउंडर के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्होंने RDBMS का कॉन्सेप्ट दिया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया, डॉक्टर ई एफ कॉड। कितने रूल इन्होंने दिए जो कि DBMS या फिर RDBMS को एक्सप्लेन करते हैं कि इतने रूल होने चाहिए RDBMS की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। डॉक्टर ई एफ कॉड कितने नियम प्रदान करते हैं जो एक डेटाबेस को RDBMS के रूप में योग्य बनाते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज, अब यहां पर देखो कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ आंसर लगाएंगे 12, कुछ आंसर लगाएंगे 13, है ना, ये कंफर्म है। कैंडिडेट इन्हीं दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। तो सही आंसर क्या है? 12 सही है या 13 सही है? करेक्ट आंसर है आपका 12। 12 क्यों? आइए जानते हैं 13 क्यों नहीं। 12 रूल्स विच आर इन फैक्ट दी 13 इन नंबर। एक्चुअली में अगर आप इनको नंबर्स में काउंट करेंगे तो ये 0 से लेकर 12 है, और 0 से लेकर 12 का मतलब कितने नंबर्स हो गए? 13। तो इनको 13 क्यों नहीं कहा जाता है? ईएफ कॉड ने जो नियम दिए उसको 12 रूल्स के नाम से ही जाना जाता है, जबकि नंबर्स में काउंट करेंगे तो ये कितने होंगे? 13। क्योंकि 0 से बोला जाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 12 रूल्स। कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आपसे रूल पूछे तो आंसर कितना होगा? 12।
क्लियर है? नेक्स्ट, अ कोड इन विच only one bit changes only one bit changes between successive number is known as dash code. कह रहा है एक चीज बताइए, कंप्यूटर में अगर सिर्फ एक बिट में बदलाव कर दे तो उस बदलाव किए गए एक बिट में सक्सेसिव नंबर्स के बीच में वो जो कोड होता है उसे क्या बोलते हैं? वह कोड जिसमें क्रमिक संख्याओं के बीच केवल एक बिट बदलती है, सीक्वेंस में सिर्फ एक बिट का इस्तेमाल होता है जो चेंज होती है, बाकी सारी बिट सेम रहती हैं, इसे क्या बोलते हैं? ग्रे कोड बोलते हैं। ऐसे कोड को क्या बोलते हैं गाइस? ग्रे कोड। क्या होता है ग्रे कोड, आइए समझ लेते हैं। अगर आप देखिए 1 को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, 0000, 4 बार 0। फिर अगले वाले काउंट को देखिए, सेकंड काउंट को, यहां पर क्या किया गया है? 0001, यानी ऊपर की 3 बिट सेम है लेकिन फोर्थ बिट में 0 की जगह पर 1 आ गया है। थर्ड वाला काउंट देखिए 0011, सेकेंड और थर्ड में अगर आप देखेंगे तो अगेन एक बिट में बदलाव आया है। सिमिलरली आप ऊपर वाले से अगर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको दिखेगा कि सिर्फ एक बिट में ही बदलाव है, बाकी कॉपी पेस्ट है, और इसी को क्या बोलते हैं? ग्रे कोड बोलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट ऑपरेटर इन एसक्यूएल? निम्नलिखित में से कौन संरचित क्वेरी भाषा में यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में एग्रीगेट ऑपरेटर है? एग्रीगेट ऑपरेटर क्या होता है? यहां पर अगर हम देखें तो सिर्फ काउंट हमारा एग्रीगेट ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल एसक्यूएल में हम लोग करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन या एग्रीगेट ऑपरेटर कौन कौन से हैं? काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन एवीजी, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम फंक्शन, और मिनिमम फंक्शन, यानी मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम और काउंट। ये सारे एसक्यूएल में एग्रीगेट ऑपरेटर्स के रूप में जाने जाते हैं, है ना? तो इसको याद रखिएगा, 5 होते हैं आपके टोटल एग्रीगेट ऑपरेटर्स। कौन कौन से? मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम और काउंट। क्लियर है गाइस? समझ में आया? नेक्स्ट, CDMA is an example of which generation of cellular network? CDMA किस पीढ़ी के सेलुलर नेटवर्क का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? 3.5G, 4G, 2G, 5G। क्या होगा करेक्ट आंसर? हम लोग जानते हैं कि पहले के समय में जो सिम आया करते थे, जो मोबाइल फोन आया करते थे, वो CDMA होते थे, और फिर इसके बाद आए सिम बेस्ड। याद आया आपको? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसमें सिम उसी डिवाइस में लगा होता था। तो CDMA वाली जो जनरेशन है उस जनरेशन को क्या बोलते हैं? सेकेंड जनरेशन। क्या बोलते हैं गाइस? सेकेंड जनरेशन, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA। Information about each process in operating system is maintained by? कितना आसान क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रक्रिया की जानकारी किसके द्वारा रखी जाती है? PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, शेड्यूलर, CPU या प्रोग्राम काउंटर? हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस की मेंटेन करने के लिए PCB यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर प्रोसेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं। जब हम CPU में किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हमें प्रोसेस की पूरी इंफॉर्मेशन को PCB में मेंटेन करके रखना होता है। जैसे प्रोसेस की ID क्या है, इसकी स्टेट क्या है, रेडी में है कि वेटिंग में है कि एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या स्टेट है, पॉइंटर के बारे में, उसकी प्रायोरिटी के बारे में, उसके प्रोग्राम काउंटर के बारे में, उसके रजिस्टर के बारे में, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम मेंटेन करते हैं उस पार्टिकुलर प्रोसेस की
जिसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। गीगाबाइट, मेगाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट। कह रहा है ये जो मेमोरी यूनिट्स यहां पर दी हुई हैं इनको डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करो। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो अगर आप यहां पर ध्यान दें तो सबसे बड़ा क्या है, योटाबाइट, ये सबसे बड़ा है। योटाबाइट के बाद में जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद में बड़ा है एक्साबाइट, सबसे बड़ा योटाबाइट है ना, उससे नीचे जेटाबाइट, उससे नीचे एक्साबाइट, फिर पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद आता है टेराबाइट, है ना। पेटाबाइट से पहले क्या आता है, टेराबाइट, लेकिन टेराबाइट यहां दिया नहीं है, कोई बात नहीं। फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट। यानी अगर हम बड़े से छोटे की तरफ चले तो योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, गीगा और मेगा, ये होगा करेक्ट सीक्वेंस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे बिट, फिर निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट, है ना। ये होगा पूरा सीक्वेंस, दैट इज द करेक्ट वन। कैसे भी कर लीजिए, आंसर होना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का कार्य क्या है? बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, आप जानते हैं। रजिस्टर क्या है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो सीपीयू के अंदर है, जो टेम्परेरी है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। अब प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का काम क्या है कि टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को मेंटेन करने का काम है पीसीआर यानी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का, जो कि एक क्यू मेंटेन करके रखता है जिसमें अपने आने वाले जो प्रोग्राम होता है उसके साथ में अपने आप को लिंक करके रखता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को साथ में होल्ड करके रखता है। तो आंसर क्या होगा, टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। फोर्थ इज द राइट वन। नेक्स्ट, जैसे रेलगाड़ी होती है ना, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन में क्या होता है कि हर एक डिब्बा अपने आगे वाले से पीछे वाले से कनेक्टेड होता है ना। तो इसी तरीके से एक क्यू बन जाती है, एक रेल बन जाती है, और यही कॉन्सेप्ट है किसका, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एक्ट एज नर्वस सिस्टम? कंप्यूटर का कौन सा घटक यानी कंपोनेंट तांत्रिक तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के रूप में कार्य करता है? तो कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कौन सा है? स्टोरेज यूनिट यानी रजिस्टर, इनपुट यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या कंट्रोल यूनिट? मेन हिस्सा, एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल यूनिट, क्योंकि यही तो कंट्रोल करता है सबको, यही तो एड्रेस को मेंटेन करेगा, यही होल्ड करेगा इंस्ट्रक्शंस को, यही डिकोड करने में मदद करेगा हर एक चीज। तो जो डिकोड करने में मदद करता है एक्चुअली में मेन पार्ट तो वही है, नर्वस सिस्टम तो वही है ना। घटक तंत्रिका, ये तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कंप्यूटर का कौन सा है, कंट्रोल यूनिट। वेरी गुड। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कंडीशन फॉर रिसोर्स डेडलॉक? आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रिसोर्स डेडलॉक की शर्त नहीं है ना। डेडलॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेडलॉक का मतलब कि हर एक प्रोसेस कहीं ना कहीं बिजी है, किसी दूसरे ने होल्ड किया हुआ है और वो इसको रिलीज करने को तैयार नहीं। जब प्रोसेस कोई दूसरा होल्ड करता है और उसको जो चाहिए वो किसी दूसरे ने होल्ड किया हुआ है और दोनों ही उस प्रोसेस को छोड़ना नहीं चाह रहे, है ना, दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। तो डेडलॉक की कंडीशन में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ये आपको बताना है।
सर्कुलर वेट सही है, एक सर्कुलर वेट का होना डेडलॉक को शो करता है। अगर सर्कुलर वेट है तो डेडलॉक है। प्रीम्पशन गलत हो गया। प्रीम्पशन का मतलब होता है, प्रीम्प्ट का मतलब होता है छीन लेना। छीन के, अगर हम छीन लेंगे तो डेडलॉक कैसे होगा, है ना। सपोज करिए दूसरे व्यक्ति ने कुछ होल्ड किया हुआ है और हमें वो चाहिए और हमने उसको प्रिम्प्ट कर लिया यानी छीन लिया, तो अब क्या डेडलॉक की कंडीशन बचेगी? बिल्कुल नहीं। तो डेडलॉक की कंडीशन के लिए नॉन प्रिम्पशन होना चाहिए, छीना झपटी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये गलत हो गया। यहां पर आगे देखते हैं, नॉन शेयरेबल रिसोर्सेस, वो रिसोर्स शेयर नहीं होके नॉन शेयरेबल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर शेयर ही हो जाएगा तो फिर लड़ाई किस बात की, और लड़ाई को ही तो डेडलॉक बोला गया है। होल्ड एंड वेट बिल्कुल सही कंडीशन है, यानी हमने क्या किया है, होल्ड किया हुए हैं, एक प्रोसेस को होल्ड किए हुए हैं, दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। जो होल्ड किया हुआ है उसको रिलीव नहीं कर रहे और वेट कर रहे हैं दूसरे प्रोसेस का कि वो भी मुझे मिल जाए। तो इस तरीके की कंडीशंस को क्या बोलते हैं? डेडलॉक कंडीशंस। तो इसका मतलब यहां पर जो इनकरेक्ट हुआ, जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? प्रीमिशन। याद क्या रखना है कि डेडलॉक के लिए 4 कंडीशंस का होना मैंडेटरी है। पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होल्ड एंड वेट कंडीशन, तीसरा नो प्रेमिशन, कोई छीना झपटी नहीं होगी, सर्कुलर वेट यानी ये सर्किल हमेशा चलता ही रहेगा, कोई सेटिस्फाई नहीं होगा, कोई शेयर करने को तैयार नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर वेट। हर कोई वेट कर रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा, मुझे वो रिसोर्स कब मिलेगा, और अपना रिसोर्स कोई छोड़ना नहीं चाह रहा, है ना। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर वेट। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। मैच दी फॉलोइंग, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि मैच दी कॉलम, इसका आंसर वही कर सकता है मैच दी फॉलोइंग का जिसको हर एक कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो। करके देखिए आप, डिस्क शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट और डेडलॉक। इधर क्या है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, बैंकर्स एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट सीक टाइम या लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अगर आपने थोड़े से भी टॉपिक पढ़े हैं ना, तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से लगा देंगे। आइए समझते हैं। डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क मतलब हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम लोगों ने पढ़ा है सीक टाइम और लेटेंसी टाइम, याद आया आपको? इसके पहले वाले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि सीक टाइम क्या होता है, रीड और राइट करने में लगा समय, सीक टाइम है। लेटेंसी टाइम क्या है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देने में लगा समय, लेटेंसी टाइम है। तो अगर सीक टाइम या लेटेंसी टाइम जैसे शब्दों का यूज होगा तो ये डिस्क शेड्यूलिंग को बताएगा। तो यानी पहले का आंसर क्या होगा? थर्ड, शॉर्टेस्ट सीक टाइम। डिस्क शेड्यूलिंग का मतलब सीक टाइम कितना कम से कम लगे, रीड राइट होने में समय कम से कम लगना चाहिए, तभी तो हार्ड डिस्क बढ़िया तरीके से चलेगी। सीपीयू शेड्यूलिंग, हम जानते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, है ना, बहुत सारी। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, आगे हमें आंसर मिल चुका है। द करेक्ट आंसर इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। एसजेएफ, पेज रिप्लेसमेंट, हम लोग ने कैशे मेमोरी के प्रिंसिपल को पढ़ते समय यह समझा था कि कैशे मेमोरी जिस प्रिंसिपल को, जिस मैकेनिज्म को फॉलो करती है वो है एलआरयू, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। जिस चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा उसको उठाकर रैम में रख दे, उसके लिए कैशे मेमोरी का इस्तेमाल क्यों किया जाए। और यहां पर ही कॉन्सेप्ट आता है किसका? पेज रिप्लेसमेंट का। तो पेज रिप्लेसमेंट मतलब कि उस पेज को कैशे में रखेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, और उस पेज को हटा देंगे कैशे मेमोरी से जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे कम है। और यहां पर जो हमने पेजेस का अदल बदल किया, दैट इज कॉल्ड पेज रिप्लेसमेंट, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड
LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो थर्ड का बन गया फोर्थ, बचा क्या? डेडलॉक। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि डेडलॉक की कौन सी कंडीशंस होती हैं। डेडलॉक होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट, प्रिम्ड इन नॉन प्रिमिटिव इन नेचर, है ना, ये सारी कंडीशंस होंगी तो हमारा क्या होगा? डेडलॉक होगा। लेकिन डेडलॉक को अवॉइड कैसे करेंगे? हाउ वी कैन अवॉइड दी डेडलॉक? आंसर है बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम की मदद से हम डेडलॉक की कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैंकर्स एल्गोरिथम क्या कहती है? जैसे बैंक में एनपीए को कम करने के लिए हम जो भी लोन लेने आता है उसकी पूरी इंक्वायरी करते हैं, वैसे ही डेडलॉक की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हर एक प्रोसेस की पूरी इंक्वायरी की जाए, और इसी को क्या बोलते हैं? बैंकर्स एल्गोरिथम। समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा कि हम लोन बैंक में उन लोगों को नहीं देंगे जिनकी अपनी एसेट नहीं है, जिनका जो रेट है, जिनका जो स्टैंडर्ड है बैंक में, है ना, वो बढ़िया है, उन्हीं को हम देंगे। जिनकी रेपो अच्छी है उनको देंगे लोन। तो इससे हम एनपीए से बच जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने से बच जाएंगे। वैसे ही डेडलॉक से बचने के लिए, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का वन, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का सेकंड। समझ में आया? है ना प्यारा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच लॉजिकल गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट? इनमें से ऐसा कौन सा लॉजिकल गेट है जिसे यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में रखते हैं? बताइए, सोच के बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यूनिवर्सल गेट आप लोग जानते हैं दो तरीके के होते हैं, एक नैंड गेट जिसे एन एंड गेट बोलते हैं, और दूसरा नॉर गेट। यही दो गेट होते हैं जिसे यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। आंसर क्या होगा यहां पर? नैंड गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। लॉजिक गेट्स की बात करें तो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं जैसे एंड, नॉट, और। यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं जैसे नैंड, नॉर। अदर लॉजिक गेट्स जैसे एक्स और एक्स नॉर। तो ये सब हमारे गेट्स के क्या है? टाइप्स, क्लासिफिकेशन। और इनको डिफाइन करने के लिए ग्राफिकल फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं? ट्रुथ टेबल का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम इनपुट और आउटपुट को डिफाइन कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल वी कैन डिफाइन द नंबर ऑफ इनपुट्स and the type of output we can get. Very good. When the rules of the programming language are not followed, it gives dash error. जब प्रोग्रामिंग भाषा के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो यह डैश त्रुटियां देता है। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर्स को क्या करेंगे? जब सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो गलतियां देगा, एरर देगा, नॉर्मल सी बात है। तो हमने यहां पर क्या बोला? जब प्रोग्रामिंग भाषाओं में रूल्स यानी नियम का पालन नहीं करते तो वहां पर जो एरर आती है दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। रूल्स आएगा तो हमेशा आंसर क्या होगा? सिंटेक्स एरर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इन पाइथन लैंग्वेज? पाइथन भाषा में इन तीन ऑपरेटर का क्या मतलब है? इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन, कंपाइलर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन, थर्ड राइट शिफ्ट या थर्ड लेफ्ट शिफ्ट। अगर आपने पाइथन जरा सी भी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि पाइथन में प्रॉम्प्ट होता है, और पाइथन के प्रॉम्प्ट को ही इन तीन सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? पाइथन प्रॉम्प्ट जिसका काम क्या है? ये दिखाता है कि इंटरप्रेटर एक्टिव हो गया है। अब इसके बाद ये तुरंत आउटपुट को जनरेट कर देगा। तो आउटपुट जनरेट होने से पहले जो इंटरप्रेटर हमारा एक्टिव होता है, इंटरैक्टिव सेशन में जाता है,
उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट, और उसी को डिनोट करते हैं इस पार्टिकुलर सिंबल से। तो आंसर क्या होगा? इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन। क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, नो डाउट यहां पे कंपाइलर का भी यूज होता है, लेकिन कंपाइलर को हिडन फॉर्मेट में रखते हैं, है ना, काउंट नहीं करते कभी भी। हम यहां पर काउंट क्या करते हैं? इंटरप्रेटर को। और हम कहते भी हैं कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्योंकि यहां पर भी सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है ना, जैसे आपका जावा में होता है कि सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट ना होकर इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड बाइट कोड। वैसे ही पाइथन में भी सोर्स कोड आपका बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन। ये सिंबल ये बता रहा है। हमने यहां पर आपको समझाने के लिए लिख भी दिया है कि दिस इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट, इसे जनरली प्रॉम्प्ट बोलते हैं। इंटरैक्टिव पाइथन इंटरप्रेटर जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो इंटरैक्टिव है, यानी इसके बाद तुरंत आउटपुट जनरेट कर देगा। वेरी गुड। लेकिन क्या आउटपुट में ये सिंबल शो होंगे? बिल्कुल नहीं, आउटपुट के समय ये सिंबल शो नहीं होंगी। ग्रेट। नेक्स्ट, विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट एन इनपुट आउटपुट ऑपरेटर इन द फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? रेक्टेंगल, ओवल, सर्किल या पैरेललोग्राम? तो जब हम लोग फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं, आप जानते हैं कि जब किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि उसकी एक एल्गोरिथम बना ले, उसका स्टेप बाय स्टेप लिख ले, फिर उसके बाद हम उसका क्या करें, एक स्यूडो कोड डेवलप करें, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाएं। फ्लो चार्ट बनाते समय हम अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं, है ना, क्योंकि ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सॉफ्टवेयर का। तो फ्लो चार्ट में जो इनपुट आउटपुट होता है उसको पैरेललोग्राम से शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। जैसे कि आप देख सकते हैं, ओवल सिंबल स्टार्ट और स्टॉप को बताता है, पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट को शो करता है, रेक्टेंगल प्रोसेसिंग को शो करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग इस पार्टिकुलर सिंबल का यूज करते हैं, है ना, डिसीजन बॉक्स का जिसको बोलते हैं, फिर फ्लो लाइंस का यूज करते हैं, एनोटेशंस का यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से, और लास्ट में कनेक्टर यानी जो कि स्टॉप को शो करता है। तो स्टार्ट कनेक्टर और स्टॉप कनेक्टर्स, है ना, ये यूज होते हैं। विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज? पाइथन भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है? बहुत आराम से बता देंगे आप लोग, बताइए। क्या पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? यस सर, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जावा एक इंटरप्रेटेड है, वैसे ही पाइथन भी क्या है, इंटरप्रेटेड है। क्या पाइथन पोर्टेबल है? बिल्कुल पोर्टेबल लैंग्वेज है ना, दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, फ्रॉम वन पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी इजिली, पोर्टेबल इन नेचर। क्या ये हाई लेवल लैंग्वेज है? डैम श्योर है। अगर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज हो रहा है तो ये हाई लेवल भी है। क्या ये केस इनसेंसिटिव है? ना, ये केस सेंसिटिव है, यानी यहां पर अपर केस और लोअर केस में अंतर है, और जहां भी लोअर केस और अपर केस अलग अलग होगा दैट इज कॉल्ड केस सेंसिटिव। तो ये गलत हो गया। और पूछ भी रहा था क्वेश्चन में, विच वन इज नॉट अ फीचर? नॉट अ फीचर, तो केस सेंसिटिव है जबकि केस इनसेंसिटिव नहीं है। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which means the upper case and lower case have different meaning। जहां पर अपर केस का मीनिंग कैपिटल है और लोअर केस का मतलब लोअर केस है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको लोअर केस में लिख रहे हैं उसको अपर केस में लिख दें, और जिसे अपर केस में लिखना है उसको लोअर केस में लिख दें, ये नहीं हो सकता। समझ में आया? बहुत बढ़िया। What is the cardinality and degree of a relation having 50 tuples and 20 attributes? 50 टपल्स और 20 क्या है, 20 एट्रीब्यूट्स यानी विशेषताओं वाले संबंध की प्रमुखता और डिग्री क्या होगी? कितना आसान क्वेश्चन है।
बस आपको ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस में आरडीबीएमएस के केस में कार्डिनलिटी को टपल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ टपल्स मतलब कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब डिग्री। तो इसका मतलब टपल्स कितनी है 50, तो कार्डिनलिटी कितनी होगी 50, एट्रीब्यूट्स कितने हैं 20, तो डिग्री कितनी होगी 20। सो द करेक्ट आंसर इज कार्डिनलिटी 50 एंड डिग्री 20। समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू ब्रेक अ पेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? एमएस वर्ड में पेज को तोड़ने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर हमें पेज ब्रेक करना है एमएस वर्ड में तो करेक्ट तरीका क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है तो शिफ्ट प्लस एंटर। पैराग्राफ ब्रेक करना है तो सिर्फ एंटर, है ना। ये तीन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक और पैराग्राफ ब्रेक। पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर, लाइन ब्रेक शिफ्ट प्लस एंटर और पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए सिर्फ एंटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट? सॉफ्टवेयर अपडेट का दूसरा नाम क्या है? हम लोग जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कई बार उसमें अपडेट्स आते हैं, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता है ऑटोमेटिकली एक वर्जन से दूसरे वर्जन। लेकिन इस अपडेट को क्या बोलते हैं? क्या आप ये बात मानते हैं कि जितनी बार भी अपडेट आता है कोई ना कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, किसी ना किसी प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है, किसी ना किसी बग को रिमूव किया जाता है ना। ये बात आप लोग बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि अपडेट तभी आता है जब किसी पार्टिकुलर मॉड्यूल में कोई बदलाव किया जाता है, जब पहले वाली किसी बग में इंप्रूव किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसको रेक्टिफाई किया जाता है। तो इसका मतलब इसे क्या कहेंगे? पैचिंग बोलेंगे। पैचेस का मतलब भी तो यही होता है ना, फिक्सिंग दी बग, बग को फिक्स करना, दैट इज कॉल्ड पैच। और सॉफ्टवेयर का अपडेट भी तभी आता है जब उसमें कोई कमी होती है पहले वाले वर्जन में और उसको रिमूव कर दिया जाता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज एन एक्ट ऑफ disguising a communication from an unknown source as being a trusted source। ट्रस्ट, है ना, एक बहुत बड़ी चीज होती है। स्टूडेंट ट्रस्ट करता है टीचर पे, टीचर ट्रस्ट करता है स्टूडेंट पे, हम सब एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, है ना। तभी तो हम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं आजकल के वर्ल्ड में। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है। हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि वो कभी हमारे बारे में गलत नहीं सोच सकते, है ना। हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं अपने ईश्वर पे, अपने गॉड पे, कि हमें ट्रस्ट है कि वो हमारे पल पल हमारे साथ है, राइट। तो इसका मतलब ट्रस्टेड सोर्स जब धोखा दे देता है तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को क्या बोलते हैं, है ना। क्योंकि आजकल इंसान फेस पर कुछ और मुखौटा लगा के घूमता है ना। आपके सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन 2 मिनट में आजकल इंसान पलट जाता है। और ऐसे पलटूमल को यहां पर क्या बोलते हैं, यही पूछा जा रहा है। किसी अज्ञात सोर्स से आए संचार को विश्वसनीय सोर्स के रूप में छिपाने का कार्य क्या है? दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग, है ना। जैसे आईपी स्पूफ होता है, आईपी मास्किंग होती है, डीएनएस मास्किंग होती है, डीएनएस स्पूफिंग होती है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्पूफिंग, है ना। दोगलापन आप यहां से समझ रहे होंगे, मास्किंग की हुई है, स्पूफिंग की हुई है। क्लियर है गाइस? तो इसी के साथ बेस्ट 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आई होप कि आपने 25 क्वेश्चंस में बहुत कुछ सीखा होगा नया, बहुत कुछ आपको आता होगा जिसका आंसर आपने सही दिया होगा, उसके कॉन्सेप्ट की एक ब्रीफ नॉलेज आपको मिली होगी। मतलब भी हमारा इन सेशंस का यही है कि आपके जो कॉन्सेप्ट आपको आते हैं एक बार उसको सही से आप रिवाइज कर पाए, एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो पाए कि हाँ सचिन सर जो करवा रहे हैं वो तो लेवल परफेक्ट है, लेकिन हम उसको कितना कर पा रहे हैं, है ना। इसको एनालाइज करें, रिवीजन करें, बार बार नोट्स बनाएं, जो आपको चीजें समझ में आ रही हैं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं
डेडलॉक के लिए कितने ऑप्शंस का होना मैंडेटरी है, लिखो एक जगह पर, लिख लिख के चीजों को याद करो, रिवाइज करो बढ़िया तरीके से, है यही आएंगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या है ये क्वेश्चन? विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट? परिणाम सेट को सॉर्ट करने के लिए किस एसक्यूएल कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? सॉर्ट, सॉर्ट बाय, ऑर्डर, ऑर्डर बाय। पता है आपको? एक ही ऐसा कीवर्ड है जो सॉर्टिंग के लिए यूज होता है ना? अगर पता है तो जरूर बताइएगा। एसक्यूएल से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एसडीएलसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, डेटाबेस, आरडीबीएमएस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैलवेयर, नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग, ये बहुत ही बढ़िया लेवल के टॉपिक्स हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाइए, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, एक दो क्वेश्चन जावा से भी हो सकते हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इन पर बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ बनाइए कि यहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक भी गलत नहीं होंगे। ये पढ़ने की सही स्ट्रेटजी है। साथ ही साथ छोटे छोटे टॉपिक्स को भी तैयार करिए, जैसे एमएस ऑफिस, मेमोरी, हार्डवेयर टॉपिक, ईमेल से जो बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका मतलब कि आपको टॉपिक्स छोड़ने कोई नहीं है, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को कवर करना है। कुछ पर फोकस और टाइम ज्यादा देना है, कुछ पर फोकस और टाइम कम देना है। इस स्ट्रेटजी से चलेंगे तो बचे हुए दिनों में आप ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को दे पाएंगे, लेकिन सही अप्रोच के साथ। अगर इसी अप्रोच के साथ आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, तो इस कोर्स से आप कनेक्ट हो सकते हैं। बीपीएससी बिहार कंप्यूटर टीचर बेस्ट कंप्यूटर कोर्स, बेसिक से एडवांस लेवल तक लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिए, फिर हमारे साथ लाइव जुड़िए, लाइव इंटरेक्शन करिए, डाउट्स पूछिए, तभी तो मजा आएगा, है ना? जब आप लाइव जुड़ते हैं ना तो मजा आता है, क्योंकि आप डाउट्स पूछते हैं, सर यहां समझ में नहीं आया, सर ये एक बार और बताइए, सर हमें ये वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ये बताइए, है ना? तो जब टीचर और स्टूडेंट में इस तरीके का तालमेल हो ना, तब पढ़ने में अलग ही मजा आता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि ये सेशंस आपको काफी मदद दे रहे होंगे आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। बस ऐसे ही पढ़िए, यूट्यूब में इन वीडियोस को देखते रहिए, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए। पेड कोर्स में आप अगर जुड़ पाते हैं तो बहुत बढ़िया, वहां जुड़िए, नहीं जुड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, है ना? आपने कहीं से कोर्स हो सकता है लिया हो, आप नहीं एफर्ट कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, है ना? आप यूट्यूब के वीडियोस देखिए, यहां से भी आपको पूरी मदद करने की कोशिश हम करेंगे, राइट? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।